अब हमारी क्लास को एंड हमने पिछली क्लास में जितना पढ़ा था वो तो सब दूसरा चैप्टर था, मतलब पीएनसी था, जिसको हम कंटिन्यू रखेंगे आगे भी। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेक्चर ऑफ सर्कल। ठीक है, अब सर्कल में अगर हम बात करें तो जितना एनसीईआरटी में गिवन है उतना मैं ट्राई करूंगा आज वो कवर अप हो जाए, ताकि तुम एनसीईआरटी सबसे पहले इस टॉपिक की खत्म कर दो, क्योंकि इस टॉपिक मतलब सबसे इजी टॉपिक लगेगा अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू ये तो। ठीक है, हाँ कुछ कुछ चीजें इस टॉपिक में तुम्हारी अगर मैं जेई पॉइंट ऑफ व्यू बोलूं तो जो तुमने 9th-10th क्लास में सर्कल की कोई प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, यस और नो? यस सर। ऑब्वियसली पढ़ी होगी। यस सर। तो वो काम आ सकती है, ओके वो तुम्हें काम आ सकती है इस टॉपिक में कहीं ना कहीं, अगर तुम कहीं फंस जाओ तो कभी भी वक्त, अगर मैं वैसे कुछ तो रिवाइज करवाऊंगा जब क्वेश्चंस में यूज होगा, बट जब भी तुम्हें वक्त मिलता है तो तुम डेफिनेटली 10th की एक बार सर्कल की प्रॉपर्टीज थ्योरम्स देख लेना। वैसे तो अगर तुम केवीपीवाई पीआरएमओ ये सब एग्जाम्स दे रहे हो तो तुम्हें सबने देखा ही होगा। ऑलराइट, चलो तो स्टार्ट करें अब। यस सर। सबसे पहले बात करते हैं भाई सर्कल की डेफिनेशन क्या है। तुम्हें भी सबको पता है कि मैथ्स हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डेफिनेशन, क्योंकि उसी में सब कुछ पूरे चैप्टर का सार छिपा है। अगर वो समझ गए तो पूरा चैप्टर समझ जाते हैं। क्या होता है भाई सर्कल, कोई बताएगा? हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ। सर हाँ बोलो। सर हाँ हाँ बोलो। सर इट इज अ ग्रुप ऑफ infinite points which are equidistant from one point. ओके, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? Kanav Patel. ओके, और कोई? और कोई? It is the locus of the points from which a single point is equidistant. चलो ठीक है, आधा अधूरा अध कचरा बोला है तुमने। मैं अब उसको थोड़ा रिफाइंड फॉर्म में 11th क्लास के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बोलूंगा। लोकस का मतलब तो सबको ही पता होगा, मूविंग पॉइंट। अब मूविंग पॉइंट, ओके, तो वर्ड हम हमेशा लोकस यूज करेंगे, ठीक है, या ट्रेजेक्ट्री जो भी बनेगा एक पॉइंट का। ठीक है, तो लोकस ऑफ अ पॉइंट, जिसको तुम कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बोल रहे थे ना कनव, जो भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स तुमने बोला उसी को हम बोलेंगे अब लोकस ऑफ अ पॉइंट। ओके, which moves in such a way, या which moves in a plane। ये शायद वर्ड किसी ने नहीं बोला, क्योंकि अगर ये वर्ड नहीं लिखोगे तो बेटा फिर तुम स्फीयर की डेफिनेशन बोल दोगे। तुमने सही बोला, बस ये वर्ड तुमने इंट्रोड्यूस नहीं करा, और यही तो मेन पॉइंट है जिसके लिए हम सर्कल की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ताकि तुम्हें पता रहे कि सर्कल और स्फीयर अलग अलग होता है। which moves in a plane such that its distance, वो सभी पॉइंट्स का कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स का डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, और उस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंटर, इज ऑलवेज कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेडियस। एनी डाउट एनीवन? बोलो जल्दी से। सर्कल की डेफिनेशन में किसी को कोई भी तकलीफ, दिक्कत, प्रॉब्लम? बोलो। नो सर। चलो, तो अब सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, क्या होती है? तो ये मेरा एक सर्कल, ऑलराइट। जनरली हम लोकस वाले पॉइंट को h, k बोलते हैं, बट यहां मैं सेंटर को h, k बोल रहा हूं, और जो मूविंग पॉइंट है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स का, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट, ये मूविंग पॉइंट है। इक्वेशन जिसमें हम लिखते हैं, जैसे लाइन की इक्वेशन लिखते हैं अपन ax + by + c = 0 में जो xy होता है, वही सर्कल में यहाँ पे x, y है। ये डिस्टेंस हमेशा होता है कितना? r। यही बोला गया है ना क्वेश्चन में, मतलब डेफिनेशन में, बोलो जल्दी।
यस सर। ओके चल, ये हो गई हमारी इक्वेशन। x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. This is the equation of circle. Oh. Any doubt, anyone? जवाब दो। नो सर। इधर हमारा h कॉमा k क्या होता है? सेंटर। और r होता है रेडियस। सभी ने ये पढ़ा होगा, हमने पहले कई बार इसको पढ़ चुका है, यहाँ तक कि सेट्स में ही पढ़ लिया था, बट अपन डिटेल में अब वही चैप्टर ही पढ़ रहे हैं अब, जिसका हमने यूज किया था कहीं ना कहीं। तो ये हो गया हमारा सेंटर रेडियस। अगर कोई हिम्मत करता है इस चीज को एक्सपांड करने की, कर सकते हो ना हिम्मत, ऑब्वियसली कर सकते हो, तो कुछ मिलेगा तुम्हें। कैसा मिलेगा बताओ? लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? Yes. अगर हम एक्सपांड करते हैं तो बस, अब ये जो एक्सपांड है ना हमने जो किया, ये किसी की तरह दिख रहा है। और वो किसकी तरह दिख रहा है? शायद तुम्हें याद होगा, हमने पढ़ा था जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। जनरल 2 डिग्री इक्वेशन, कोई भी एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन अगर अपन बात करें तो वो होती है, जो कि सबको याद रखनी है, ax स्क्वायर 2hxy। ये तो एनसीईआरटी में गिवन है, अभी सब एनसीईआरटी चल रहा है, ठीक है। अब तुम चाहो तो मैं यहाँ लिख भी देता हूं भाई एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये कहीं भी मत सोचना किसी भी पॉइंट पे कि सर ये हमारे बोर्ड्स का नहीं होगा, ये जेई का होगा, ठीक है। टफ लगे या इजी, ये सब एनसीईआरटी है। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx, कोई भी 2 डिग्री इक्वेशन, ओके, प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जितना जल्दी हो सके इसको तो याद कर लो, ठीक है। और अगर तुम इसको याद रखते हो तो याद रखना, यही इक्वेशन, हमने एक टॉपिक अभी स्किप करा हुआ है जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, पीओएस। पीओएस बोले तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लाइंस। यही इक्वेशन अभी हम देखने वाले सर्कल को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। यही आगे जाके पैराबोला, एलिप्स और एक और कौन सा, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी, याद रखना, ठीक है। आगे जाके ये सब थ्योरी आने वाली है। हम आते हैं हमारे पॉइंट पे वापस से। क्या तुम इन दोनों को रिलेट कर पा रहे हो? ये कोई भी एक 2 डिग्री इक्वेशन है जो कि सर्कल कब कही जाएगी? अगर ये सर्कल है, इसको देखो तो क्या समझ में आ रहा है जरा बताओ? माइनस जी और माइनस है उसका सेंटर। एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए ना। इसको देख रहे हैं अपन जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। यस सर। वो तो बस मैंने इसलिए एक्सपांड करा ताकि तुम समझ पाओ कि क्यों जनरल इक्वेशन सर्कल की इस तरीके से होती है, जो मैं आगे बताने वाला हूं। तो तुम्हें एक चीज तो क्लियर हो गई है कि एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होगा, बोलो 0। और बोलो बताओ। ए 1 होगा और बी -1 होगा। अगर 1 होगा। कोएफिशिएंट ऑफ y should be minus 1. अरे फिर से गलत लिख दिया। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, मैं पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अरे बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर हो जाएगा। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? a और b ये दोनों बराबर, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। हम वेरिएबल की टर्म्स में याद नहीं रखेंगे कि h 0 होना चाहिए, a और b बराबर होगा, नहीं, अपन ऐसे याद रखेंगे, अपन हमेशा ऐसे याद रखते हैं, क्योंकि नोटेशंस तो बदल भी सकते हैं। समझ आ गया? यस सर। तो इसी को अपन डिकोड करके अब क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सर वो तो आपने a इक्वल टू b माना था। अरे मैंने अभी थोड़ी देर के लिए उसको 1 मान लिया, ठीक है। नहीं तो वो a जो भी रहेगा ना उससे डिवाइड कर देना, और वो जो g और f और c बनेंगे ना न्यू,
डिवाइड करके उसको कैपिटल जी बोल देना। तो अल्टीमेटली जो इक्वेशन तुम्हें मिलेगी वो ये मिलेगी। क्या इसी तरीके से इक्वेशन दिख रही है? देखो इसको, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रहा वही है, y का कोफिशिएंट, इधर भी एक्स वाई का कोफिशिएंट, और ये कांस्टेंट ही तो होगा। क्यों कांस्टेंट? क्यों? सेंटर भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी जिसको मैंने पूरे को ही सी यहां बोला हुआ है। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो तुम्हें याद रखनी है। ये क्या थी सर फिर? ये जो ऊपर लिखी है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं बोलो? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, बोलो, सर्कल। ये हो गया। इसका कोई काम नहीं है, ये तो बस मैं रिलेट करना चाहता था कि भाई जनरल इक्वेशन ये आई कहां से, ये कहां से बनी। ठीक है, तो ये हमारी एनी 2 डिग्री इक्वेशन का जनरल फॉर्म से हमने सर्कल की इक्वेशन देखी है। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये हो गया। ठीक है, अब इसका सेंटर और रेडियस क्या होगा? इसका सेंटर और रेडियस क्या होगा? बहुत इजी है अगर देखा जाए तो, मैं प्रूफ भी बता दूंगा तुम बोलोगे तो, बट अभी पहले लिख G लो। और F। बिल्कुल गलत। माइनस सेंटर और होगा माइनस है। माइनस जी कॉमा माइनस एफ, रेडियस होगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्या इसका प्रूफ किसी को पूछना है? कैसे आया ये सेंटर रेडियस इससे? सर सेंटर तो वो इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो नहीं बेटा, वो भी काम का नहीं है रे, भूल जाओ उसको एक्सपांड करके एंड ऑल। जरा मुझे बताओ, क्या इसमें हम कंप्लीटिंग होल स्क्वायर कर सकते हैं? पढ़ा है अपन ने, सब पढ़ा है हाँ कंप्लीटिंग होल स्क्वायर। हाँ सर, एक्स तो अगर अपन प्लस जी कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करोगे तो ये एक्स स्क्वायर और 2g x से दिखता है, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, मतलब मैंने ऐड कर दिया जी स्क्वायर तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जी स्क्वायर, माइनस जी। वाई स्क्वायर और 2fy, वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर करा तो माइनस एफ स्क्वायर करना पड़ेगा, और एक प्लस सी तो है ही सही। तो एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। नाउ यू कैन टेल मी कि कैसे आएगा सेंटर रेडियस। अब तुम देख सकते हो क्योंकि हमने पढ़ा है। बोलो, प्रूफ समझ में आई? ये सब एनसीईआरटी में गिवन है, ये सब कुछ एनसीईआरटी में गिवन है, ये मैं थ्योरी बता रहा हूँ। एनसीईआरटी ओपन करके बताऊं कि चल जाएगा? चल जाएगा ना, इतना तो भरोसा है। चल जाएगा। ठीक है, तुम देख लेना करके, तुम्हारे पास घर पे सबके पास एनसीईआरटी तो होगी। चलो ये हो गया। कैसे आया वो मैंने बता दिया। अब कंपेयर करो तो यार अंडर रूट हो जाएगा। सर प्लस माइनस आना चाहिए ना। अरे बेटा रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए प्लस माइनस बाहर नहीं लगाया, वरना तो प्लस माइनस भी आता है। कंपेयर करोगे तो अपने आप दिख रहा है कि ये जो h कॉमा के मेरा सेंटर था, ऊपर माइनस जी कॉमा माइनस एफ हो जाएगा, ये मेरा सेंटर था और r मेरा रेडियस था। कंपेयर कर लिया, हो गया। तो सर ये हर बार ऐसे करना पड़ेगा होल स्क्वायर? नहीं, ये तुम डायरेक्ट याद कर सकते हो, इसको तुम डायरेक्ट यूज करोगे। ये तो बस मैंने प्रूफ बताया है बेसिकली इन शॉर्ट, बट ये तुम डायरेक्ट स्कूल एग्जाम्स में यूज कर सकते हो, दिया हुआ है स्टैंडर्ड इक्वेशन और जनरल इक्वेशन। तो सबको याद हो जाएगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन तो ये रही, बोलो रिमेंबर। तो अभी तक तुम्हें क्या क्या चीजें याद रखनी है? एक तो सर्कल की इक्वेशन, रिमेंबर कैसे आया स्टैंडर्ड फॉर्म एंड ऑल, और इसको रिमेंबर रखना है जिसके कारण ये सेंटर रेडियस भी आ जाएगा। ठीक है, रिमेंबर। ये हो गया अपना बेसिक पार्ट। तो क्या एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं ताकि ये सेंटर रेडियस निकालना आ जाए कंपेयर करके? क्या बोलते हो, बोलो। क्या एक छोटा सा क्वेश्चन कर सकते हो जिसमें सेंटर रेडियस पूछो? क्योंकि एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज ही इसी पे ही है कि प्रेडिक्ट करो ये जो गिवन 2 डिग्री इक्वेशन है क्या ये सर्कल है। तो उसके लिए क्या करोगे? हमेशा ये चेक करोगे हमेशा। हाँ, एक और चीज मैंने यहाँ लिखी नहीं है, मैं लिख देता हूं। फॉर रियल सर्कल। सर रियल सर्कल क्या होता है? रियल सर्कल मतलब जो कि रियल है, मतलब तुम देख सकते हो ना यहाँ पे रेडियस अपना ये आया है, दिखाई दे रहा है तुम्हें? मतलब अंडर रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो रेडियस इमेजिनरी हो जाएगा ना? यस। तो अगर 2 डिग्री इक्वेशन को अगर हमें देखना है, या इधर देख लो, अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो गई तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी क्या होना चाहिए?
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब सुनो इधर, सर ये इक्वल वाला कैसे है वो तो वो भी बता देता हूँ। कोई कोई किताब वाले पॉइंट को पॉइंट सर्कल लेते हैं, तो कोई कोई किताब वाले नहीं लेते हैं। मैं पॉइंट सर्कल बोल ही रहा हूं, मतलब मैं उसको कंसीडर कर रहा हूं एक सर्कल को। और पॉइंट सर्कल मतलब रेडियस क्या हो जाएगा, 0। मतलब ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम पॉइंट को भी एक सर्कल ले रहे हैं। अगर तुम्हें बोल दे फाइनाइट रेडियस का सर्कल है, तो यहां से इनइक्वालिटी, ये इक्वालिटी क्या हो जाएगी, फिर हट जाएगी। नॉन जीरो अगर बोल दिया रेडियस है तो, ठीक है, उस टाइप से। तो एक और कंडीशन हो गई देखा जाए तो, फिर रियल सर्कल अगर देखा जाए, और अपन जनरली रियल सर्कल ही पढ़ते हैं ना, क्यों, हम बेसिकली रियल सर्कल ही पढ़ते हैं। ओके, इमेजिनरी सर्कल हमारे हमारे क्या काम का है, हमारे कोई काम का ही नहीं। डिस्टेंस कभी भी इमेजिनरी हो सकता है क्या, हमने कभी भी डिस्टेंस इमेजिनरी पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा है, पर उसमें भी कोई भी डिस्टेंस वाली चीजें तो इमेजिनरी नहीं पढ़ा है। जब हमने मॉड्यूलस पढ़ा था तो वो भी पॉजिटिव होता है, वो तो बस x और y इमेजिनरी में रिप्रेजेंट करके और फिर अपन पढ़ते हैं। क्या डिस्टेंस कभी भी इमेजिनरी हो सकता है क्या मैथ्स में, कभी नहीं हो सकता है भाई, फिर चाहे वो कॉम्प्लेक्स चैप्टर ही क्यों ना हो। इस कारण ये तो ऑब्वियसली कंडीशन होनी ही चाहिए। तो ये अपना पूरा पार्ट हो गया। क्या आप तुम तैयार हो एक छोटे से क्वेश्चन को करने के लिए, फाइंड सेंटर एंड रेडियस, फाइंड सेंटर एंड रेडियस। कोई भी दे देता हूं इक्वेशन, कैलकुलेशन बस करके देखनी है तुम्हें कि तुम्हें आती है कि नहीं, मुझे ये पता करना है। ये इस गिवन इक्वेशन का सेंटर रेडियस निकालो, और ये एक रियल सर्कल ही है, ठीक है, वो पता भी चल जाएगा जब रेडियस निकालोगे तो। चल, ऊपर लिखी हुई है इक्वेशन, किससे कंपेयर करोगे, इससे, इसको कंपेयर करो, सेंटर रेडियस निकालो, बस हो गया। ये पहला क्वेश्चन है जो तुम्हारे स्कूल एग्जाम में 1 मार्क का पूछा जाएगा एमसीक्यूज में। ओके, सर सेंटर -6,2 आएगा। ओके, देख लेते बेटा, देख लेते सही है कि नहीं। मेरा -3/2 आया। हाँ मेरा भी Yes, sir. Yes, sir. मेरा भी। यस सर वो है। हाँ सर वही आ रहा है। चलो तो देख लेते हैं भाई आंसर करेक्ट क्या है। तो हम किससे कंपेयर करेंगे, फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, कंपेयर विथ, ये एक्सपांड करके दिया हुआ है, अब ये एक्सपांड करके दिया हुआ है तो अपन जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो भाई क्या होती है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। सभी को याद होनी चाहिए, ठीक है, ये बेसिक है, कोई पूछेगा नहीं, बट सबको पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होगा वो इसके बाद से ही शुरू होता है, सेंटर रेडियस निकालने के बाद। अब करते हैं हम क्या, बोलो क्या, कंपेयर। अगर हम कंपेयर करेंगे तो एक गड़बड़ हो रही है, यहाँ एक्स और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 दिया है, पर हमें तो क्या चाहिए, 1। और सर्कल तो ये ऑब्वियसली है, क्योंकि मैंने बोला था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होता है, जो कि यहाँ है। ओके, और एक्स वाई के टर्म नहीं है, तो ये सर्कल तो होगा ना पक्का, रियल इमेजिनरी तो देख लेंगे, पक्का होगा सर्कल। पर हमने इस सर्कल के लिए पढ़ा है -g, -f, ये होता है सेंटर, और जो रेडियस होता है वो होता है g² प्लस f² - c। बोलो बच्चों, यही होता है ना, अभी पढ़ा अपन ने। तो हम क्या करेंगे, अगर अपन कंपेयर करेंगे तो अपन को 2 से क्या करना पड़ेगा बताओ, इस इक्वेशन में डिवाइड सॉरी डिवाइड बेटा। तो कितना बन जाएगा, x² प्लस y² प्लस 3x बटे 2 2y -1 इक्वल टू 0। बोलो यही इक्वेशन आएगी ना, बिल्कुल।
अब हम करेंगे कंपेयर, दूसरी स्टेप, कंपेयर एंड फाइंड GFC। GFC तुम्हें निकालना है, आराम से कंपेयर करो, कोई जल्दी नहीं है, जितना जल्दी करोगे उतने गलत आंसर आएंगे। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2g, यहाँ कितना है 3/2, तो 2g की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए बोलो, 3/2 के बराबर। x और y के कोफिशिएंट तो सेम ही है, तो g किसके बराबर हो गया बोलो, 3/4। चलो ये पहला कंपैरिजन हो गया। किसी को कोई डाउट कंपैरिजन में, बोलो जल्दी से, एनी डाउट? नो सर। चलो तो इससे कितना आ जाएगा, f आ जाएगा -1। कनव क्लियर है, क्या गड़बड़ करी, समझ आ गया तुम्हें? यस सर। ओके, अब g और f आ गया, तो सेंटर कितना हो जाएगा बताओ, -g, -f, तो -3/4, 1 माइनस f करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो गया मेरा सेंटर। किसी भी बच्चे को डाउट, बोलो। एक करवाऊंगा क्वेश्चन, पर एक में वो जो भी गलतियां तुम कर सकते हो वो सब आ जाएगी। एक ही करवाऊंगा सेंटर रेडियस का, बाकी तुम एनसीईआरटी करना। फिर सभी को समझ में आया सेंटर कैसे निकला? यस। चल, तो अब रेडियस होता है √g² + f² - c। c कितना है, अपन ने c कंपेयर नहीं करा, c = -1। ये आखिरी के दोनों को वो कर लो, कंपेयर कर लो, तो c मेरा -1 आ रहा है। चलो अब जल्दबाजी मत करना, सिस्टमेटिक वे में रखो। g का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/16, और f का स्क्वायर 1 माइनस c कितना है, -1 है, तो भाई ये -1, एक माइनस ऑलरेडी -c में था और एक c की वैल्यू -1 है, तो ये हो गया 9/16 + 1 + 1, 9/16 + 2, 16 2 = 32, तो 32 + 9 कितना हो जाएगा, √41/4। 16 का √4 होता है। जिस भी बच्चों ने जो भी गलतियां करी थी, समझ आ गया? यस सर। ये हो गया। क्या ये टफ है? क्या ये बन जाएगा पार्ट? बोलो। यस सर, बन जाएगा। थर्ड स्टेप है अपनी, अप्लाई द फॉर्मूला। तो भाई ये ऐसे क्वेश्चंस तो सबसे बन जाएंगे ना, ये 1 मार्क का आएगा तुम्हारे स्कूल एग्जाम में, ओनली 1 मार्क, क्योंकि ये सब चीजें यूज होती है किसी भी सर्कल के क्वेश्चंस में। तो मैंने एक क्वेश्चन में मेरे ख्याल से सब चीजें वो आ गई है जो तुम गलती कर सकते हो। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कुछ भी जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है? अगर क्योंकि सेंटर रेडियस ही कंपेयर करके गलत निकाला तो क्वेश्चन तो पूरे ही गया तुम्हारे सामने से। फिर किसी भी बच्चे को कोई डाउट तो पूछ सकते हो, जवाब दो। एनी डाउट? नो सर। सभी बच्चों को समझ आ गया, मतलब हर बच्चा कर लेगा ना सेंटर रेडियस करेक्ट? अब अपन दूसरे पार्ट पे बढ़े, बोलो बोलो बोलो। यस सर। चलो ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तुम निपटा लेना, ठीक है? सेंटर रेडियस पे क्वेश्चंस है वो, ठीक है? सब हो जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं अब। मतलब तुम्हें अल्टीमेटली ये याद रखना है। आप समझ में क्यों मैंने रिमेंबर बोला है चीजों को? क्योंकि अगर ये याद है तो खत्म, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट वेराइटी, फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी तो। पर अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना सीख लिया, और सर्कल की इक्वेशन जब भी देंगे तो उससे इंफॉर्मेशन जो एक्सट्रैक्ट होगी वो तुम निकाल सकते हो। ओके, मैंने हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म से तुम्हें क्वेश्चन नहीं बताया, स्टैंडर्ड फॉर्म से तो तुम कंपेयर कर लोगे ना। एक और एग्जांपल दूं क्या? यस। चलो मान लो मैंने ऐसा लिखा, 2x + 3 का होल स्क्वायर 4y - 5 का होल स्क्वायर = 5। What will be center and radius? चलो अब इसका बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म से अपन देखते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बता देता हूं, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन में फिर कभी गलती नहीं करो तुम लाइफ में, होते बहुत इजी है। अब इसको देख के तुम्हें क्या याद आता है? कोई किससे कंपेयर करोगे? स्टेप नंबर 1,
जनरल इक्वेशन। नहीं बेटा, जनरल से क्यों फालतू में टाइम वेस्ट Standard. करोगे, इसको Standard. करेंगे अपन स्टैंडर्ड। इतना तो यार करेक्ट सोचो, इससे कंपेयर होगा क्योंकि तुम देख सकते हो इक्वेशन किस टाइप की दिख रही है। मैं क्यों उसको एक्सपांड करूंगा, जनरल से करोगे तो पता है क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को एक्सपांड करना पड़ेगा, फिर एक एक करके। पर पहली बात तो ये है, अगर मैंने ये जो लिखा है ना, इट इज नॉट अ सर्कल, ये सर्कल ही नहीं है, तुम देख लेना, ये मेरा सर्कल ही नहीं है, मैंने गलत इक्वेशन दे दी है बेसिकली। तुम कर लोगे ना वो तो चेक, क्यों नहीं है सर्कल, क्योंकि एक्स स्क्वायर जब तुम इसको एक्सपांड भी करोगे तो एक्स स्क्वायर का तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर और वाई के कोएफिशिएंट्स अलग है। हाँ, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 16 आगे और 4 है और यहाँ 16 है, सेम नहीं है, इस कारण मैं क्वेश्चन को बदल देता हूं, अब ये सर्कल है। ओके चलो, पहला वाला सर्कल नहीं था, याद रखना, मैं नोट करके लिख दूंगा नीचे भी। चलो कंपेयर करेंगे, बट कंपेयर करने में एक दिक्कत हो रही है, हमें जो इक्वेशन दी हुई है उसमें तो x और y के कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए, बट यहाँ पे तो 2 2 2 स्क्वायर है। बाहर निकालेंगे। हाँ, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को जबरदस्ती बाहर निकालेंगे, पर 2 बाहर नहीं निकलेगा, ऊपर स्क्वायर है, 2 स्क्वायर बाहर निकलेगा। अब यहाँ तो कुछ है नहीं, 2 कॉमन, 3 में 2 थोड़ा ना रहता है, तो अपन डिवाइड करके लिख देते हैं। ये समझ में आया सभी बच्चों को, इधर से भी 2 बाहर Yes. निकलेगा, पर 2 स्क्वायर क्यों निकलेगा बाहर, क्योंकि बाहर होल स्क्वायर भी है, यहाँ पे भी 2 नहीं है 5 में कोई भी, तो अपन ने कॉमन निकाला तो डिवाइड बाय 2 करके लिख देते हैं। ये स्टेप समझ में आई हर एक बच्चे को, बोलो। 5/2 स्क्वायर इधर लिखते हैं। ये आ गया, अब क्या करोगे, 4 से 4 कॉमन लेकर डिवाइड, तो 4 से डिवाइड ही कर देता हूं डायरेक्ट ही, बस एक ही स्टेप थी यहाँ पे मेनली देखा जाए तो। रीअरेंज करो थोड़ा अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसको लिखो जैसा हमने याद किया है। क्यों कर रहे इतना सब, क्योंकि तभी हमें सेंटर रेडियस पता है क्या होता है। अब जो ये आया, क्या अब तुम कंपेयर कर सकते हो इन दोनों को? यस Yes. जरा मुझे बताओ, -h मेरा 3/2 के बराबर है, मतलब h मेरा -3/2 के बराबर होगा, ये 5/2 माइनस और के, रेडियस और √5/2। सिमिलरली अपन के लिख देते हैं 5/2, और r स्क्वायर मेरा 5/4 होगा, r स्क्वायर है वो, तो r कितना हो जाएगा, प्लस माइनस मत लगाना, √5/2, क्योंकि -√5/2 तो हो ही नहीं सकता रेडियस, ये हो गया। तो अब h और k अपन ने निकाला और रेडियस निकाला, ठीक है, ये हो गया। तो अब अपने स्टेप 2 तो डायरेक्ट है, हमें पता है सेंटर क्या होता है, h, k -3/2, 5/2। बोलो एनी डाउट? और रेडियस होगा हमारा कितना, √5/2। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, दिस विल बी स्टेप नंबर 2, जवाब दो सभी बच्चों। ये हो गया, तो भाई स्टैंडर्ड में दे दे तो भी हो जाएगा ना, बोलो। Yes, sir. चलो भाई, तो क्या ये बहुत टफ है कि सर बहुत इजी है, बस एक बार पढ़ने की जरूरत थी? क्या लगता है तुम्हें, इतना सब पढ़ के अभी तक जितना भी पढ़ा? इजी है सर। इजी है, चलो। तो जो ऊपर मैंने पहले इक्वेशन लिख दी थी, मैं नोट करके लिख देता हूं, नोट। नॉट अ सर्कल। क्यों भाई नॉट अ सर्कल, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट के बराबर नहीं है, ना हम बना सकते हैं, नॉट इक्वल टू, ये हो। एनी डाउट? बोलो जल्दी से, एनी डाउट? क्या ये सर्कल No. है, क्या ये सर्कल No. है? नॉट अ सर्कल। भाई क्यों नहीं है सर्कल?
क्योंकि xy का कोएफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे तो xy का कोएफिशिएंट दे दिया, पर हमारी जनरल इक्वेशन में xy का कोएफिशिएंट कभी भी रहता है क्या? बोलो बोलो। नो सर। ये कंडीशन और ये कंडीशन, बाकी रियल सर्कल वगैरह वो तो आ ही जाएगा यहाँ पे, तो रेडियस फाइनाइट। अच्छा तुमने ये तो चीज क्लियर हो गई ना नोट सबको? किसी को कोई डाउट नोट में? नोट में कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो ठीक है। तो तुमने एक चीज नोटिस करी, ये तो मैंने यहाँ पे कंडीशन तो लिख दी थी, ये कंडीशन थी, ठीक है। मैंने जब ये एक एग्जांपल दिया था तब मैंने यहाँ पे, मुझे पता था कि रेडियस रियल आने वाला है। पता है क्यों? क्या तुम सिर्फ इक्वेशन को देख के बोल सकते हो कि इट विल बी अ रियल सर्कल? रेडियस अपना एक फाइनाइट नंबर आएगा, रियल वैल्यू। सिर्फ इक्वेशन देख के बोल सकते थे तुम? मैंने ये बहुत सोच समझ के मतलब बनाया। अगर 3y² होता तो नहीं होता, और 2y²। अरे नहीं रे, अपन रियल इमेजिनरी, अपन रेडियस की बात कर रहे हैं। तुम कहाँ है x² y² में अटके पड़े हो? सुनो ध्यान से। तुमने रेडियस की वो देखा, फॉर्मूला देखा? रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ g² प्लस f² माइनस c। ये इमेजिनरी सर्कल कब बना सकता था? इमेजिनरी सर्कल कब रियल सर्कल नहीं होता? जब अंडर रूट के अंदर की वैल्यू लेस देन 0 होती है। g² लेस देन c होगा। मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है। मैंने चेक नहीं करी थी ये वैल्यू कोई निकाल के, पर मैंने इतना ध्यान दिया था कि अगर c की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, अगर c की वैल्यू नेगेटिव हो जाती तो ये पक्का पॉजिटिव ही होगी ना वैल्यू। अगर c को मैं नेगेटिव ही सेट कर दूं तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, मतलब ये हमेशा रियल सर्कल ही होगा। इस कारण मैंने c को क्या रखा था? माइनस रखा था। अब समझ में आया? अगर ये +2 होता तो मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता था, देखो फिर मैग्नीट्यूड देखना पड़ता, पर मैंने c को नेगेटिव रख दिया तो वो अपने आप ही प्लस हो जाएगा। और ये गलती हो जाती है माइनस माइनस की, बच्चे -1 ही लिख देते हैं यहाँ पे। तो कंपेयर सही करना, कोई जल्दबाजी मत करना। जब टीचर तुम्हारे सामने हर एक स्टेप लिख के कंपेयर करके कर रहा है तो तुम टीचर से ज्यादा होशियार तो हो नहीं, और अगर हो तो तैयार रहना नेगेटिव मार्किंग के लिए। मैं पहले ही बोल देता हूं, बच्चे सेंटर रेडियस भी कंपेयर करने में गलत कर देते हैं इन जेई एग्जाम्स। समझना इस बात को सीरियसली, ठीक है? ये ऐसे ही मैंने नहीं पढ़ाया है, मैं नहीं बताता तो भी चल जाता, डायरेक्ट सेंटर रेडियस बता दिया, ठीक है? समझो बात को कि हमें ये कंपैरिजन में गलती कभी नहीं करनी है, इसलिए मैंने सब टाइप के तुम्हें क्वेश्चंस दे दिए। क्योंकि अगर सेंटर रेडियस गलत आया तो बताओ, क्या वो जेई का क्वेश्चन तो पक्का ही गलत हो रहा है ना? फिर तो पक्का ही गलत है बेटा, 100% गलत होगा फिर तो। ओके चलो, तो कंपैरिजन में तो कोई गलती नहीं करेगा ना एक भी बच्चा? बोलो। नो सर। चलो तो अब आगे बढ़े हम। कैन वी प्रोसीड नाउ? अब तुम एनसीईआरटी में इस टाइप के बहुत क्वेश्चन है, तुम कर लेना। हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे आज की क्लास के। सेंटर रेडियस कंपैरिजन एंड ऑल तो हो गया। अब जो सेकेंड पॉइंट है वो है इक्वेशन ऑफ सर्कल। पहले वाले से तो तुम्हें डायरेक्ट क्या पता चला कि जब भी सेंटर रेडियस गिवन होगा तो क्या तुम इक्वेशन लिख सकते हो? हाँ, एक और चीज, एक और छोटा सा क्वेश्चन दे दो भाई, एक और छोटा सा क्वेश्चन। उल्टा तो मैंने पूछा ही नहीं तुमसे, रिवर्स। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is -3/2, 5/6 and radius is equal to 3/4। बोलो, क्या तुम इस टाइप के सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो रिवर्स? अभी तो सर्कल से सेंटर रेडियस निकालना सीखा, अब सेंटर रेडियस से सर्कल कैसे निकालोगे? बोलो। स्टैंडर्ड वाला डायरेक्ट रख देंगे, जनरल में नहीं उलझना है बेटा। जब डायरेक्ट दिया है तो अपन ये लगाएंगे ना, x - h
माइनस एच, एच कितना है एच, इसको कंपेयर करो एच कॉमा के से, तो -3/2, तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना फिर। चलो y माइनस के ये हो जाएगा, और ये मेरा रेडियस का r स्क्वायर, स्क्वायर करना मत भूलना, गड़बड़ कर दोगे। और जब 9/16 देते तो r स्क्वायर से कंपेयर करते हैं तो 3/4 आता, खत्म। चाहो तो इसको एक्सपांड कर देना, जनरल फॉर्म में बदल लेना। पर समझ आ गया सबको? छोटा सा क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज में है। कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट? बोलो। यस सर। चलो, तो सर्कल की इक्वेशन अभी तुमने क्या पढ़ा बताओ? तुम सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हो अगर तुम्हारे सामने सेंटर रेडियस हो तो? यस और नो? मतलब सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए क्या दो चीज की मिनिमम रिक्वायरमेंट है? जैसे स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट और स्लोप की रिक्वायरमेंट होती थी, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म अपन y माइनस y1 m x माइनस x1 लगा देते थे। तो सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? सेंटर और सेंटर रेडियस पता होना चाहिए। मतलब अगर तुम्हें सेंटर रेडियस कहीं से भी किसी भी तरीके से मिल जाता है तो क्या सर्कल की इक्वेशन तुम लिख सकते हो स्टैंडर्ड से कंपेयर करके? यस बोलो। चलो वेरी गुड। तो एक और फॉर्म होता है सेकंड फॉर्म ऑफ द सर्कल। अपन सर्कल की इक्वेशन निकालना सीख रहे हैं। पहला था जब सेंटर रेडियस गिवन हो, दूसरा डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। अब इस हेडिंग का मतलब क्या है? इस हेडिंग का मतलब है तुम्हें मैं एक सर्कल दूंगा। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? बताओ क्या सबसे अच्छा लगता है मुझे वन नोट पे पढ़ाने में? मुझसे सर्कल बहुत अच्छा बनता है। सर्कल प्रॉपर क्योंकि पिछले साल तक तुम पूछना जो बोर्ड पे पढ़ते थे कभी भी सर्कल नहीं बना। एक आध बार जब बनता था तो बच्चे बहुत खुश हो जाते थे, सर आज सर्कल अच्छे से बन गया। अब वन नोट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब बना बनाया है, सब कुछ दिमाग नहीं लगाना। ओके, तो डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल का मतलब क्या है? तुम्हें डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स दे देंगे। मतलब एक मान लो x1 y1, एक मान लो x2 y2। इसका मतलब है डायमेट्रिक, कोई भी डायमेट्रिक, कोई भी, बहुत सारे इनफाइनाइट डायमीटर होते हैं सबको पता है। तो डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स आर गिवन। तो क्या तुम सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हो? फिर इमेज हो जाएगा ना वो एक दूसरे का। अरे वो तो ठीक है, पर क्या तुम इक्वेशन निकाल सकते हो क्या? इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस x1 इंटू जो हमने पॉइंट बीच में अज्यूम करा वो लेके। निकाल लेंगे मिड पॉइंट फॉर्म से सर एक मिनट। डिस्टेंस फार्मूला से। हाँ सर, हाँ ऐसे ओके। वैसे हो जाएगा। तो भाई एक चीज बोली है बच्चों ने, मेथड नंबर 1, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। और मिड पॉइंट फॉर्मूला जब तुम लगाओगे तो वो बनेगा x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। यही मेरा क्या रहेगा? h कॉमा के सेंटर, क्योंकि ये तो डिवाइड होता ही है और दोनों की वैल्यू कितनी होती है? r r। चल ये हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया। रेडियस कैसे निकालोगे? सेंटर तो आ गया, अभी हमने पढ़ा सेंटर और रेडियस ही तो चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला। हाँ, अगर तुम AB का डिस्टेंस निकालते हो तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ R विल बी AB अपॉन 2। डायमीटर का आधा ही रेडियस होता है। बोलो बच्चों, जल्दी से बोलो। सर आ गया इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया। बट तुम्हें क्या लगता है, क्या है तुम्हें कि मैं ये पढ़ाने के लिए बताऊंगा क्या तुम्हें ये चीज है? ऑब्वियसली नॉट। मेथड 1 कोई काम की नहीं है। ये तो बस तुम्हें बता रहा हूं कि अगर भूल जाओ, नहीं पता है तो भाई ये चीज भी होती है। ये तो हमने ऊपर वाली मेथड से, मतलब कॉन्सेप्ट से, थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन का मिड पॉइंट फॉर्मूला जो होता है वो यूज करके निकाला है। यस और नो? ठीक है, पर ये कोई काम का नहीं है, ये हम बहुत रेयर यूज करते हैं। हम आते हैं मेथड 2 पे।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना जो फॉर्म बनेगा ना वो तुम्हें याद रखना है, रिमेंबर करके। एनसीईआरटी ने डायरेक्ट यूज करा है उस फॉर्म को, और वो मैं निकालूंगा मेथड 2 से। क्या किसी के दिमाग में कुछ और चल रहा है? बताओ। सर एक ट्रायंगल बनाने का चल रहा था बट उससे पता नहीं हो गया। और कोई? एंड पॉइंट्स दिए हैं तो सर्कल की इक्वेशन कैसे निकलेगी? ये सही है, गलत नहीं है, गलत कुछ भी नहीं है, बट ये प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि जो एनसीईआरटी में कंडीशन दी हुई है वो किसी और मेथड से दी हुई है। अच्छा मुझे बताओ, सेंटर रेडियस गिवन होता था तो ये अपन ने कैसे निकाला? किस टेक्निक से निकाला? लोकस के लॉजिक से? यस और नो? अरे निकाला कि नहीं? तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, कान खोल के दिमाग लगा के स्क्रीन की तरफ देखना। तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जब कभी भी डायमीटर रहता है तो एंगल इन सेमी 90 सर्कल डिग्री इज ऑलवेज 90 डिग्री। 90 डिग्री है ये कहीं पे और भी राइट रखो एंगल। मैं, हमेशा 90 डिग्री बनेगा। अरे बच्चों बोलो कि ये यस भी सर, यस डिराइव करके बताऊं? ये तो सबको नो पता है सर, ना? हाँ सर पता है। ओके, और बहुत पता है इजी प्रॉपर्टी है, बहुत इजी। सेंटर पे एंगल अगर 180 बनता है तो कहीं भी और सेगमेंट पे वो आधा बनता है। दिस इज द प्रूफ। अरे क्लियर है रे, बोलो। ओके, तो अब सुनो दूसरा पॉइंट। मैंने शायद बताया था स्ट्रेट लाइन में किसको नाम दिया था मुझे याद नहीं है, किसी को याद है क्या? कि जब कभी भी 90 डिग्री आएगा m1 m2 इक्वल्स टू -1। -1। ये किसका नाम दिया था मैंने? किसको नाम दिया था ये? स्मिथ को स्मिथ दिया था, स्मिथ को? यस सर। ओके स्मिथ को दिया था। बेटा, तो स्मिथ तुम तो याद कर लो, बाकी का तो कोई दिक्कत नहीं है, पर तुमसे मेरे को ये उम्मीद नहीं रहेगी। जब कभी भी 90 आए बेटा m1 m2 -1 तुम तो भूल ही नहीं सकते हो बेटा। तुम्हारा तो नाम दिया था मैंने। यहाँ फिर से हमें 90 डिग्री दिख रहा है। अब सुनो ध्यान से, और ये वाला लॉजिक, ये वाली चीज मैंने स्ट्रेट लाइन के एक लोकस में यूज भी किया है। स्ट्रेट लाइन के एक लोकस के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में हमने ये लॉजिक समझा था कि जब सेंटर रेडियस गिवन होता है तो अपन कैसे निकालते। जाऊं क्या मैं स्ट्रेट लाइन में? खैर अब ढूंढना पड़ेगा मुझे स्ट्रेट लाइन, चलो मैं बाद में बता दूंगा। ये बताया था तब भी मैंने। अब y-y1 इसको मैं upon x, x y बोल दूं? मैं h, k भी बोल सकता हूँ लोकस वाले पॉइंट को। अभी मैं x, y बोल रहा हूँ। तो जरा बताओ, क्या तुम AP का स्लोप बता सकते हो कितना होगा? स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ BP। m1 m2 किसके बराबर होता है? बोलो 90 डिग्री होता है तो -1। -1। क्वेश्चन खत्म। हमें एक इक्वेशन चाहिए थी ना एक्स वाई में, जैसे स्ट्रेट लाइन में लोकस की होती है। हो गया। y - y1 अपॉन x - x1 इंटू y y-y2 - y2 अपॉन x - x2 इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और फिर एक तरफ ले आओ तो हमें मिलेगा क्या? हमें मिल जाएगा सर्कल की इक्वेशन x - x1 इंटू x - x2। ये तो उधर जाएगा, मैं LHS में ले आया हूं सबको, प्लस हो जाएगा वो y - y1 इंटू y - y2 इज इक्वल टू 0। देखो समझ आ रहा है कि नहीं कि एनसीईआरटी से भी बहुत चीजें समझ में आती है बेटा। अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करे, भाई बहुत बेहतरीन चीजें दी हुई है जो तुम भी नहीं सोच पाओगे, जो एनसीईआरटी ने सोचा हुआ है। मैंने कई बार पहले भी कहा है। तो भाई ये हो गई अपनी इक्वेशन ऑफ सर्कल। x1 y1 और x2 y2 क्या है बोलो? डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स। कोई भी डायमीटर के एंड पॉइंट्स, किसी एक डायमीटर के ही, दो अलग अलग डायमीटर के मत ले लेना। एंड पॉइंट्स x - x1 into x - x2 plus y - y1 into y - y2 equal to 0। क्या ये याद हो जाएगा? क्या ये याद हो जाएगा? जवाब दो, अरे जवाब दो। ये हम सर मैं थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मेथड तो आप फिर से समझा सकते। अरे यार तुम डिस्कनेक्ट ही होते रहते हो यार, क्या करते हो यार तुम यार नैनिश यार, हैं क्या करते हो?
लोकस आता है लोकस नैनिश, बोलो आता है हाँ। लोकस? अरे वाह, वेरी गुड। देखो बेटा देखो, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको x, y बोल दो। ये बनता है 90 डिग्री, मतलब m1 m2 -1, जो कि मैंने स्मिथ को नाम दिया था। तो बस फिर m1 m2 -1 कर दिया, सामने तुम्हारी इक्वेशन आ गई। मैंने h के लिया ही नहीं था, मैं h के लेता फिर x, y करता, उससे बेटर है यही कर लो। और ये तुम डायरेक्ट यूज करोगे भाई स्कूल एग्जाम में, रिमेम्बर। बोलो किसी भी बच्चे को कोई डाउट, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो रे, पूछ लो, जवाब दो रे, जवाब दो। सभी बच्चों को समझ आ गया? ओके, दोनों मेथड थी, पर मेथड 2 भाई एनसीईआरटी ने दी हुई है, दिमाग लगाने वाली। तो क्या अब अपन आगे बढ़ सकते हैं? जवाब दो, अरे बोलो। यस सर। थर्ड फॉर्म, अब अपन आते हैं थर्ड फॉर्म में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली। अभी तुम्हें ये चीज समझ आ गई है पहले दो फॉर्म से कि अगर सेंटर रेडियस गिवन हो तो तुम इक्वेशन निकाल सकते हो सर्कल की, यस और नो? यस। सेंटर रेडियस गिवन होता है तो हम निकाल सकते हैं। फिर हमने सेकंड फॉर्म, फिर तो वो कंपैरिजन एंड ऑल अपन ने सब कुछ देखा बहुत डिटेल में। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड फॉर्म। ये था अपना सेकंड फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल। अब आते हैं अपन थर्ड फॉर्म, जब डायमीटर के एंड पॉइंट्स देते तो हम निकाल सकते हैं। अब तीसरा क्या है? व्हेन, क्या लगता है? अच्छा मुझे बताओ, कितने पॉइंट्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी अगर सर्कल की इक्वेशन निकालनी हो तो, या सर्कल एक फाइनाइट चाहिए तो? तो गलत, गलत बिल्कुल, ओ बाप रे। 2 पॉइंट से सर्कल बनेगा हमेशा? लो भाई इनफाइनाइट सर्कल बना के बता देता हूं। सर 3 पॉइंट्स। हाँ हाँ, रे, 3 ऐसी पॉइंट। चीजें मत बोलो, ये तो 9th में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल बनता है कि 3। वो तो 2 पॉइंट वाला एक फिक्स एक सर्कल होता है, सिर्फ एक ही सर्कल होता है जब वो 2 पॉइंट में बोल दूं तुम्हें कि वो डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स है। पर क्या हमेशा डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स ही होंगे क्या? कोई भी 2 पॉइंट हो सकते हैं ना वो तो यार। तो कितने मिनिमम चाहिए बोलो सर्कल की? यूनिक 3। और एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी बेटा, 3 से हमेशा सर्कल बनेगा? लो, क्या तुम इन तीनों पॉइंट से जाने वाला सर्कल बता सकते हो? इक्विडिस्टेंट होने, अरे नॉन नहीं रे, कोलिनियर, नॉन इक्विडिस्टेंस तो कोलिनियर ये होने भी चाहिए। है, लीनियर, Not दिमाग on a लगा। line. लिनियर नहीं होने चाहिए। हाँ Concurrent. रे, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू three non-collinear points, ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 non-collinear points। ये होता है भाई हमारा थर्ड फॉर्म, ऐसे सर्कल की इक्वेशन जो कि 3 non-collinear पॉइंट्स है। मतलब एक ट्राइंगल बनेगा ना, अरे बोलो रे, अरे बोलो रे, अरे बोल दो। यस सर। और अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स तुम्हें दे दे तो एक हमेशा सर्कल बनेगा। उल्टा बनाते हैं देखो, उसके इसके बाद सर्कल बनाना मुश्किल होगा तो हम पता है क्या करेंगे, हम पहले सर्कल बनाएंगे और फिर मैं क्या करूंगा बताओ, 3 पॉइंट्स ले लूंगा और उनको ज्वाइन कर दूंगा। ये हो गया। क्या 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमेशा एक यूनिक सर्कल, ओनली वन सर्कल कैन बी पॉसिबल? Yes, sir. चलो ठीक है, ओके। हाँ एक चीज याद रखना, कोई दूसरे 3 पॉइंट्स ले लूं मैं, उससे भी यही सेम सर्कल बन सकता है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे तो इनफाइनाइट ट्राइंगल्स पॉसिबल है जिसके लिए सिर्फ एक ही सरकम सर्कल हो। ये के पूछा था केवीपीवाई में एक बार इंटरव्यू में, बच्चा उलझ गया बेचारा उसको समझ में ही नहीं आया क्वेश्चन ही। अलग अलग ट्राइंगल्स के भी सेम बन सकते हैं ना बेटा, सेमी अपना सरकम सर्कल बिल्कुल बन सकते हैं, इसको बोलते हैं सरकम सर्कल। ओके चलो,
तो मुझे बताओ हम इस सर्कल की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं? मेथड 1, सेंट्रोइड सेंट्रोइड नहीं होता है रे, स्ट्रेट लाइन पढ़ो। Circumcenter. वो तो होता था, क्या बोल रहे हो तुम, वो होता हाँ था सर, बेटा सॉरी। सेंट्रोइड होता था मिड पॉइंट से रे, क्या कर रहे हो, पूरा स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया है रे। अगर हमें, जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट से ही आएगा, बट अगर हमें स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट से क्रैक करना है तो सर हम कर सकते हैं, क्योंकि आपने ही तो पढ़ाया था। सर कब पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था सर, हमें तो याद ही नहीं है। स्टेप नंबर 1, इंटरसेक्शन। अगर तुमने एनसीईआरटी भी करी होगी, आरडी भी करी होगी स्ट्रेट लाइन की, तो उसमें क्वेश्चन आता है हमें क्या निकालना है, सेंटर और रेडियस ही निकालना है ना बस। बिल्कुल, सेंटर रेडियस ही निकालना है। तो इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, या उसी को कहते थे सरकम सेंटर। सरकम सेंटर बोले तो सेंटर, अरे बोलो रे बोलो। और दूसरा, अगर सरकम सेंटर निकल जाता है उसको मैं पॉइंट सी बोल दूं, और ये मेरा ए वाला पॉइंट है। नहीं, सी नहीं बोल सकता, इसको पी बोल देता हूं, क्योंकि ए बी सी तो ये हो जाएगा। उसके बाद ए पी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू आर। बोलो, इन दो पॉइंट से तुम कर सकते हो? बोलो 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 बोलो। नहीं कर सकते? बोलो। अरे कुछ आवाज आ रही है कि नहीं किसी को? क्या हो गया? कुछ याद आ रहा है कि सब भूल भुला के बैठे हो, भूल भुलैया हो चुका है? याद आ कि बाइसेक्टर का भी मतलब नहीं पता, फिर तो तुम्हें 8वीं कक्षा में भेजना पड़ेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं आता है तो 9वीं कक्षा में भेजना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन तो भूल जाओ, स्ट्रेट लाइन तो अपन ने बहुत 1 महीना पढ़ा है, 1 महीना। उस पूरे को भी स्किप कर दोगे तो भी बेटा 9वीं कक्षा तो याद रखो बेटा, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकलेंगे? m1 m2 -1 से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप आ जाएगा, और ये मिड पॉइंट से अपन निकल लेंगे, मिड पॉइंट से एक पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट स्लोप से अपने पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आ जाएगी, और ऐसे 2 की इक्वेशन आ जाएगी, फिर तो तुम्हें पता ही है POI। बोलो सर यस सर। ओके। क्या डाउट आ गया बेटा इसमें? सर बोलो डाउट में पूछ रहा था, साइन रूल से भी कर सकते हैं? बेटा, मेथड अगर 1 में पूछ रहा हूं मैं, कोई डाउट है क्या? तुम अपनी मेथड अभी मत बताओ, सब पूछूंगा मैं बेटा। हजारों तरीके होते हैं बेटा। कितने मेथड होते हैं बेटा? हजारों तरीके होते हैं। मेथड 1 मैंने जो समझाई वो समझ आई? यस। ठीक है, हम सबसे इजीएस्ट अप्रोच समझते हैं। फिर हम आते हैं मेथड 2, जो कि सर्कल चैप्टर में दी हुई है। और उस चीज को समझने के लिए मुझे बताओ, क्या तुम्हें 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करना आते हैं? क्या तुम्हें 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करना आते हैं? यस यस सर। ओके, तो अगर तुम्हें आते हैं तो जरा मुझे बताओ, सर्कल की इक्वेशन यही होती है ना, जनरल इक्वेशन? अरे बोलो, हाँ कितने अननोन है इसमें? कौन कौन से अननोन है इसमें, जरा बताना। एक्स और वाई दोनों को पुट कर देंगे बारी बारी। जी एफ और सी 3 अननोन है ना? बोलो। तो भाई 3 अननोन है तो 3 कंडीशन गिवन होनी चाहिए ना? बिल्कुल, 3 कंडीशन तुम्हें गिवन है, तुम्हें 3 पॉइंट्स गिवन है ना? अरे बोलो, जल्दी बोलो रे, फटाफट बोलो, अरे बोलो। तो क्या ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ना, अगर उसी पे लाई कर रहे हैं तो 3 Yes, sir. इक्वेशन 3 वेरिएबल। तुम्हारे स्कूल एग्जाम में जनरली टीचर यही उम्मीद करता है कि तुम मेथड 2 से करो। मैं क्वेश्चन भी बता दूंगा, ठीक है। मेथड 2 दी हुई है तुम्हारे एनसीईआरटी में, ओके।
समझ आ गई बेटा? सेकंड भी हम कर लेंगे मेथड 2 से भी। ओके, मेथड 1 तो मैंने पहले ही पढ़ा चुका है तुम्हें स्ट्रेट लाइन में, मेथड 2 से हम कर लेंगे। समझ में आया बेटा मेथड 2? अरे बोलो। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। मेथड 3। अब मेथड 3 क्या हो सकती है? तो मेथड 3 में हम लोकस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबा जाएगा, ये प्रिफरेबल नहीं है, बट फिर भी हम समझ रहे हैं ताकि तुम्हारी सी थोड़ी सी मतलब दिमाग थोड़ा सा बढ़े, सोचने की क्षमता बढ़े तुम्हारी। तुम्हें 3 पॉइंट्स तो गिवन है ना। अगर मुझे लोकस टेक्निक से करना है तो एक आर्बिट्री पॉइंट लेना पड़ेगा ना मुझे, फिर x, y या h, k, जिससे मुझे इक्वेशन बनानी पड़ेगी। बोलो बेटा। तो तुमने एक चीज पढ़ी होगी सर्कल में, आई डोंट नो तुम्हें सर्कल की कितनी प्रॉपर्टीज याद है, पर शायद पढ़ी हो, दैट एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। हाँ सर पढ़ी थी। हाँ सर ये Yes, पता है। sir. 9th में। तो tan थीटा इक्वल टू tan थीटा। क्या तुम tan थीटा निकाल सकते हो? क्या तुम tan थीटा निकाल सकते हो स्लोप से? स्लोप है, यस। अरे कर लोगे ना रे, कंपेयर कर लेना। ठीक है, ए बी सी, ये ए बी सी वाला है और ये ए डी सी। बताओ इससे भी आंसर आएगा ना? बोल दो, अरे बोल दो। बट मेथड 3 कभी भी स्कूल में मत लगा देना बेटा। सही तो है पर टीचर काट देगा, तो काट देगा तो अपन यूज करेंगे क्या स्कूल में? नहीं। नहीं करेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट से मतलब हमने प्रॉपर्टी यूज करी है एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, मतलब अब हमारे पास इनफाइनाइट तरीके हो गए ना सर्कल की इक्वेशन निकालने के। जितनी भी प्रॉपर्टीज तुमने पढ़ी है सर्कल की, वो प्रॉपर्टीज की हेल्प से क्या हम सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं? अरे बोलो रे, अभी ये तो एक ट्रेलर दिखाया है रे, बोलो। अरे बोलो। ओके ओके ओके, चलो हम सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टीज। चलो ये हो गया मेथड 4। अब ये अपने आप में इनफाइनाइट तरीके लेके चल रहा है। मेथड 4 रहेगा, हम पढ़ेंगे, विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन। बहुत जबरदस्त मेथड है, एकदम जबरदस्त, जेई ओरिएंटेड टाइप की रहेगी वो। स्कूल में तो बिल्कुल मत लगाना। विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन। और वो किस मुद्दे पर है, किस लॉजिक पर है? क्या हमने पढ़ा था कुछ ऐसा, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन? उसी Yes, तरीके से फैमिली ऑफ सर्कल्स भी आएगा। शायद हम ट्यूसडे मॉर्निंग को पढ़े, शायद शायद। ओके, या दिवाली के बाद पढ़ेंगे। ये हो गया। तो भाई 4 मेथड्स होती है। सभी बच्चों को समझ आ गई कि नहीं आई? जवाब दे दो। ये सब एनसीईआरटी का पोर्शन चल रहा था, तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर ले। एनसीईआरटी का आज का अगर हम कर रहे हैं तो ये मेथड 2 वाले पे आ जाएगा फिर अपना। ठीक है, तो ये अपनी एनसीईआरटी ओरिएंटेड मेथड है। फर्स्ट भी लगा सकते हो, वो एक्चुअली स्ट्रेट लाइन ओरिएंटेड मेथड है एनसीईआरटी की। पर सर्कल चैप्टर की बात कर रहे हैं तो हम फिर एनसीईआरटी सर्कल में जो दिया है हम वो लगा रहे हैं, वरना तो सब सही है। 1 और 2 दोनों एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू लगा सकते हो, बट 2 इज द प्रिफरेबल। टीचर मार्क्स 100% देगा, स्पेशली गुजरात बोर्ड वालों को तो मेथड 2 ही लगानी है। अगर गलती से भी गुजरात बोर्ड वालों ने अगर मेथड 2 के अलावा कुछ लगा दिया तो फिर मेरे पास मत आना, सही होते हुए भी गलत कर सकता है टीचर। सही सब है, पर मैंने तुम्हें समझा दिया है। ओके, तो एक क्वेश्चन कर ले। कैन वी डू वन क्वेश्चन? यस। इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through three non-collinear points। आज क्या करोगे तुम? सबसे पहले तुम्हें क्या खत्म करना है? एनसीईआरटी सर्कल की पूरी खत्म कर डालनी है, पूरी की पूरी किताब ऑफ सर्कल चैप्टर। या डी शर्मा बोलो, ट्राई करोगे पूरा का पूरा खत्म करने का इवनिंग में? बोलो। Yes.
ओके Yes. ओके, मेरे साथ चलोगे तो सब हो जाएगा, मेरे साथ नहीं चलोगे तो भाई फिर से बैकलॉग होगा और मैं फिर कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। मेरे साथ चल दोगे तो सब खत्म हो जाएगा और मेरे साथ नहीं चलोगे तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी तुम्हारी। फिर मैं बार बार तुम्हें ये कहता हूं, तुम इंटेंशनली चाहते हो कि बैकलॉग हो। क्या तुम क्या चाहते हो इंटेंशनली? कि बैकलॉग हो। और फिर बैकलॉग हो जाता है, फिर बोलते हो सर समझ नहीं आ रहा, सब पुराना बाकी है। बैकलॉग करना ही क्यों? जब टॉपिक आज नया चालू हुआ है तो इस टॉपिक से तो एटलीस्ट ये उम्मीद करता हूं मैं तुमसे कि तुम बैकलॉग नहीं रखोगे। अरे समझ आया? ठीक है, करंट पे सबसे पहले ध्यान दिया जाता है। जो बच्चा सोचता है करंट में नया ध्यान ना देते हुए पुराने टॉपिक पे ध्यान दूं, बेटा वो तो फिर कभी भी प्रेजेंट में जी ही नहीं सकता, वो पास्ट में ही जीता है। फिर ऐसा है, उसको करो खत्म। पर ये टॉपिक अगर नया है, अगर इसका पुराने से कोई लेना देना नहीं है, तो भाई इसका क्यों बैकलॉग रख रहे हो यार? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। बिरवा आर यू देयर? बिरवा आर यू देयर? Yes, sir. सुन रहे हो, समझ रहे हो? हाँ सर। कोई डाउट? नहीं तो वापस से लेक्चर देखने की रिक्वायरमेंट होती है इसमें अभी तक? नहीं। पक्का? हाँ हाँ सर पक्का। लॉक कर दूं? हाँ। चलो ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं हमारा एनसीईआरटी का एक और यट अनदर क्वेश्चन। ये तुम्हारे स्कूल एग्जाम में 2 to 3 मार्क्स में आएगा। अभी तक ऊपर वाले सब 1-1 मार्क वाले थे, अब 2 से 3 मार्क वाला आ गया। 3 पॉइंट्स दे दिए हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तुम्हें निकालनी है सर्कल की इक्वेशन। हम यूज करेंगे मेथड नंबर 2। तुम्हें जो करना है जेई में तुम कर लेना, पर अभी हम मेथड 2 से समझेंगे। तो हमारी सर्कल की इक्वेशन होती है ये। मतलब सर्कल की इक्वेशन ही नहीं याद है तो कुछ भी कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। फिर तो एनसीईआरटी भी नहीं बचा सकते तुम्हें। तो फिर ये हो गया। तो ये तीनों इसको सेटिस्फाई करेंगे ना? बोलो बच्चों, अरे बोल दो। हाँ सर। चलो ए पॉइंट को सेटिस्फाई कराओ। -1 का स्क्वायर 1 +9 -2g प्लस y की जगह 3 रखेंगे तो 3 × 2 कितना होता है? 6 होता है ना। 6f + c = 0। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तुम्हें पता है मैंने पिछले सालों में देखा है, मैं बोल देता हूं बस 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व कर लो, हो जाएगा। बच्चे क्या बोलते होंगे मेरी स्टेटमेंट के बाद? यस हो जाएगा। यस सर, हो गया। और स्कूल एग्जाम में क्या होता है? सर 3 इक्वेशन ही सॉल्व नहीं करके आ पाया मैं। तो बेटा ये प्रॉब्लम ना हो तो मैं एक बार बता दूं तुम्हें सॉल्व करना। मैंने बाइनोमियल के वक्त भी बताया था ऐसे ही कि वो 3 अननोन है a x और n, तो कैसे वो अननोन निकालते अगर 3 टर्म्स दे दे तो। याद है? सॉल्विंग मैंने पूरी बताई है तुम्हारे स्कूल ओरिएंटेड मेथड। उसी तरीके से हम वापस से देख रहे हैं अभी। b को भी सेटिस्फाई कराओ। अरे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो ना यार पहले। ये 1 और 9 मिलके कितना बनता है? 10 बनता है ना। 10 - 2g + 6f + c = 0। तो भाई इधर क्यों लगाएंगे हम बॉक्स? हम लगाएंगे बॉक्स इस पे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चलो अब b को रखते हैं। पता ना कहाँ रखना है बेटा? x और y की जगह पे रखना है रे, अगर किसी को नहीं पता है तो। g f c तो हमें निकालने हैं, तभी तो सर्कल निकलेगा। x y तो होता ही है सर्कल की इक्वेशन में हमेशा। तो 2 और 5 को जब अपन रखेंगे तो कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 2 × 2 4g 4g, तो 5g आएगा। नहीं नहीं नहीं, 5 रखेंगे तो कितना आएगा? 5 × 2 10, 10f + c = 0। तो कितना बन गया? 29 + 4g + 10f + c = 0। एनी डाउट एनीवन? किसी को भी डाउट? बेटा पूछ लो रे, पूछ लो। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट? आई एम again asking to all. अरे बोलो रे बोलो, कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। चलो तो बेटा अपन अब 3, 0 रख देते हैं। तो 3 स्क्वायर 9, 0 स्क्वायर तो अंडा ही होता है। और फिर ये कितना हो जाएगा? 6g, फिर से अंडा आ गया। अरे वाह सर, ये वाली बहुत अच्छी इक्वेशन लगी हमें। चलो ठीक है, अच्छी लगी तो बहुत अच्छी बात है बेटा, नहीं अच्छी लगी तो भी अच्छी बात है। चलो भाई ये आ गया।
अब जब भी ऐसा क्वेश्चन के बाद तुम्हारे पास हमेशा ऐसी तीन इक्वेशन बनेगी ना। पुट करके 2 टू वेरिएबल। हाँ, सबको समझ में आ गया कि हमेशा ऐसी तीन इक्वेशन बनेगी? बोलो। यस। और इसके बाद सी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब सुनो ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। तो तुम ध्यान से देखो, सी के कोफिशिएंट तीनों में +1 है। सी के कोएफिशिएंट अननोन 3 है, पर सी के कोफिशिएंट अगर तीनों में सेम चलते हैं, मैं वो जनरल ले रहा हूं कि जब यहाँ पे एफ भी होगा, मैं वो मेथड बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है? इसलिए अपने में दिमाग मत लगा देना यहाँ पे कि सर ये तो और इजिली हो रहा है। तो अगर अपन देखा जाए जी एफ और सी ऐसे देंगे, उस सी के कोफिशिएंट हमेशा ही बनाएंगे, तुम देख लेना। जी और एफ का हम नहीं कह सकते क्योंकि वो +C तो वैसा का वैसे ही रहेगा। तो हमेशा अब सॉल्विंग के लिए अपन क्या करेंगे, हमेशा याद रखना, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, 1 - 2 और 2 - 3 करोगे हमेशा। बोलो, ताकि दो इक्वेशन दो वेरिएबल बने और सी गायब हो जाए। दो इक्वेशन दो वेरिएबल तो शायद मैं उम्मीद करता हूं सबको आता है। ओके, 1 - 2 बोलो। 10 में से 29 गए, कितने बचे? -19। -2g -4g -6g, सब्ट्रैक्ट सही करना। 6 - 10 -4f। अरे यार 2 - 1 ही कर देना था ना। चलो कोई बात नहीं। c - c 0। तो इस पूरे को उधर ले जाओ। किधर ले जाओ? अरे किधर ले जाओ? RHS में ले जाओ। नहीं लेके जाना तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। दिस विल बी इक्वेशन नंबर व्हाट? बोलो 4। चलो 2 - 3 करते हैं। 29 में से 9 गए, कितने बचे? 20। 4g - 6g 2g। वाओ, 2g पे आ गए अपन 6g 4g से। और 10f - 0 कुछ है ही नहीं, 10f। और c - c 0। बोलो बच्चों, समझ आया? अब यही करोगे, हमेशा ऐसे ही करोगे, अपना दिमाग मत दौड़ाना। दौड़ाओगे तो तुम्हारे खुद की है, डू इट ऑन योर ओन रिस्क। मुझे कोई मतलब नहीं है फिर। अगर टीचर को फॉलो नहीं करोगे तो डू इट ऑन योर ओन रिस्क। मार्क्स तुम्हारे, सब तुम्हारा। तो अगर अब मेरे पास 4th और 5th इक्वेशन है, तो क्या इसको सॉल्व कर सकते हो 3 क्या? से, यस सर, 3 से मल्टीप्लाई हाँ। करेंगे 5 में। अब और दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, तुम्हारे पास तो हजारों मेथड तो नहीं है, पर 2-3 मेथड तो है। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो करना है करो। मैं इनमें से लगाऊंगा, इसमें 3 मल्टीप्लाई करूंगा रे, तो ये 6g हो जाएगा, 6g। और इधर 3 करूंगा तो ये 30 हो जाएगा। जैसे ही मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा सर, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? बोलो, ऐड। तो 6g गया, तो अब कितना बचा? 4f 30f कितना होगा? 34f। और 19 और 16 कितने? 19 और 16 60, 19 और 60 सॉरी। तो कितना हो जाएगा ये? 79। अब मैंने एक रैंडम क्वेश्चन बनाया था, देखो, इसलिए कैलकुलेशन ऐसी हो रही है, ठीक है? मेरे को पता नहीं था कि कैलकुलेशन कैसी होगी, बट फिर भी निकाल सकते हो ना बेटा। एफ ऐसे भी हो सकते हैं, ओके? और एफ जी एफ सी निकल गया तो अपनी जनरल इक्वेशन में रख देना। ऑलराइट, चलो एफ निकल गया, और बोलो अब जी कैसे निकालोगे? किस में रखोगे इसको? पुट इन 5। चलो 5 में रख देते हैं। तो 5 में रखोगे तो कितना हो जाएगा? 20 - 2g प्लस है, बट यहाँ माइनस है ना। 790/34 इज इक्वल टू 0। तो 2g कितना होगा? 790/34 - 20। कैलकुलेशन से डर तो नहीं लग रहा है? अरे बोलो रे, अरे कैलकुलेशन से डर तो नहीं लग रहा है? अगर डर लग रहा है तो भाई फिर तुम्हारे लिए मैथ्स नहीं बनी, तुमने गलत स्ट्रीम ले ली बेटा। तुमने 9th 10th में भी फिर नहीं पढ़ा। तो ये कितना बन रहा है भाई? 790 में से 680 गए तो कितना बचता है? 110। और 34 इंटू 2 भी डिवाइड बाय 2 भी कर दो ना, 2 को नीचे भी ले, तो ये आ जाएगा 68। ये आ, क्या ये सिंप्लीफाई भी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 34 2 5 10 1 0 55/34। जी भी आ गया, एफ भी आ गया। तुम्हें कौन सी इक्वेशन पसंद आई थी फर्स्ट सेकंड थर्ड में से? मेरे को तो थर्ड आ रही है।
थर्ड वाली, बिल्कुल सही। तो अब इन तीनों को कहाँ रखोगे, मतलब ये वैल्यूज को, नाउ पुट इन थर्ड एंड देन इससे फाइंड सी करना। मैं यार तुम पे छोड़ रहा हूँ यार, अब तो तुम कर लोगे ना, बोलो कि अब भी नहीं कर पाओगे, अरे बोल दो रे। कर लेंगे। चलो ठीक है, तुम पे छोड़ देता हूँ, ठीक है, ओके चलो ये हो गया अपना खत्म। तो मेरे ख्याल से तुम इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप कर लोगे। अब कभी भी किसी भी बच्चे को डाउट नहीं आएगा, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सर्कल में कैसे करेंगे, कैसे ब्ला 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 ब्ला। आगे बढ़ जाए अब बेटा, अब आगे बढ़े। सर हाँ बेटा बोलो। सर जैसे स्ट्रेट लाइन में ऐसा हम डिटर्मिनेंट से करते थे, तो इसमें होगा कोई मेथड? बेटा सर्कल की इक्वेशन एक होती है डिटर्मिनेंट के लिए भी, पर वो अपने काम की नहीं है बेटा। अपन ऐसा हाई फाई नहीं पढ़ते हैं, अपन पढ़ते हैं कुछ ऐसा हाई फाई, बिल्कुल भी हाई फाई नहीं पढ़ते। अपन 11वीं में रहते हुए 11वीं की चीजें पढ़ते हैं, हम ऐसे हाई फाई नहीं पढ़ते। दिखने में जो ऐसा मतलब एकदम यूं क्या लगे, वाव टाइप का लगे, हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे वैसा। जब अपना स्टैंडर्ड तरीके से हो रहा है तो अपन किसी भी तरीके में नहीं जाएंगे। होता है नो डाउट, सर्कल की इक्वेशन निकलती है 4x4 के डिटर्मिनेंट 3x3 के डिटर्मिनेंट है, पर बेटा तुम्हें आता है डिटर्मिनेंट अव्वल दर्जे का? एकदम नहीं आता है। तो जाना नहीं उस गली जो अपन को आता नहीं है, जहां पता है आगे जाके फंसने वाले हो बेटा, तो उस गली में क्यों जाओगे जहां आगे जाके गड्ढा है, जाना ही नहीं, ठीक है। यहां तक कि तुम 12th में भी आ जाओगे तब भी 4x4 डिटर्मिनेंट तुम सॉल्व करना नहीं कर पाओगे, सीखोगे नहीं, ये भी नहीं 4x4। तो हमें जाना ही नहीं उस गली। अपन अपने भाई चीजें जो एकदम इजी लगे वो पढ़ो, और उससे आईआईटी क्रैक हो रही है तो अपन हाई फाई नहीं पढ़ेंगे। तो क्या अब अपन आगे बढ़े, भली किताबों में दी रहती है पर हम इन सब फालतू चीजों में नहीं पढ़ेंगे। तो कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट नाउ? ओके चलो, अब आते हैं अपने पास दूसरे। देखो ये सब तो बिल्कुल बेसिक बेसिक चल रहा था, अब थोड़ा सा अपने केस बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, केस स्टडी टाइप, केस बेस्ड क्वेश्चन। अब भाई केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्या होते हैं एंड ऑल, जरा समझते हैं। मैं तुम्हें कुछ कंडीशंस दूंगा, तुम्हें सोचना है कि सर्कल की इक्वेशन कैसे मिलेगी। ओके लगाओगे दिमाग? अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़े इस टॉपिक का। बोलो 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 बोलो। चल अगर मैं तुम्हें बोलता हूं इफ अ सर्कल टचेस वाई एक्सिस, अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलूं कि एक सर्कल है जो वाई एक्सिस को हमेशा टच करता है, तो क्या उसकी हेल्प से तुम कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? एक्सट्रैक्ट पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। रेडियस निकाल सकते हैं ना। देखो अगर कोई एक सर्कल बन गया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अगर एक सर्कल वाई एक्सिस को टच करेगा, इसका मतलब अब मेरे पास 3 अननोन नहीं है, अब मेरे पास सिर्फ 2 ही अननोन रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटर होता है ना एच कॉमा के, ध्यान से देखो, क्या ये ही मेरा एच होगा रेडियस? यस सर। अब मैं मॉड एच इक्वल टू आर करके क्यों लिख रहा हूं बेटा? ये सर्कल तो कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, पिछली गली उधर, इधर, कैसे भी ले जाओ, अरे हो सकता है ना, कहीं भी हो सकता है। अगर इधर है तो रेडियस नेगेटिव हो जाएगा ना, माइनस एच कॉमा के टाइप का हो जाएगा ना, मतलब एच कॉमा के अगर अपन मानो, एच नेगेटिव भी हो सकता है, पर रेडियस नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। मतलब जब भी सर्कल वाई एक्सिस को टच करेगा तो क्या ये चीज सोच सकते हो तुम बच्चों? बोलो। ठीक है, मतलब सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर का, और ये मॉड आएगा, मतलब हो सकता है 2-3 सर्कल भी पॉसिबल हो जाए। सेंटर का क्या होगा, क्या 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 बोलो? एक्स कोऑर्डिनेट का क्या करोगे? मॉड लोगे। वो किसके बराबर होगा? रेडियस। इस तरीके से क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि अगर जनरल इक्वेशन होगी तो उससे भी अपन कंडीशन बना लेंगे ना, कि मैं बनाऊं जनरल इक्वेशन से। अरे लो, बोलते ही नहीं हो यार, चुप ही बैठे रहते हो रे, क्या कर रहे हो?
अरे बोलो यही होगा ना रे। ओ ये मैंने स्क्वायर कर दिया। बोलो, अरे बोल दो। Yes, sir. मतलब एफ स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो। गुड। अरे बोलो, क्या एफ स्क्वायर सी के बराबर होगा? अगर जनरल इक्वेशन से जाओगे तो क्या? एनी डाउट? No, समझ आ गया ना बेटा? बताऊं क्या सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस जी कैसे होता है? बेटा आज पूरे दिन हमने यही पढ़ा है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो बेटा रिस्पॉन्ड कर दो बेटा, तो मैं आगे बढ़ूं। यस सर। यस सर। ओके, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, अलग अलग तरीके से बताया है। दूसरा, अब तो तुम समझदार हो, अब दूसरा बनाते हैं। व्हेन इफ सर्कल टचेस क्या होगा बताओ? नेक्स्ट। एक्स एक्स। Therefore, if circle touches x-axis, तो अब तो तुम्हें भी पता है, फिर भी मैं बना के बता देता हूं फटाफट फटाफट। एक सर्कल बनाते हैं जल्दी से। ये लो। तो भाई सर्कल नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किसी भी क्वाड्रेंट में जा सकता है। पर एक चीज तो तय है, बताओ क्या? अरे बताओ क्या? रेडियस मॉड ऑफ के। मॉड के इक्वल टू आर। ओके, क्योंकि के तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, पर रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होता है। मॉड लगाना मत भूलना, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, ये गलतियां मत करना बेटा। ओके चलो दूसरा बताओ। सिमिलरली जनरल इक्वेशन में कैसे निकालोगे? अरे यार, अरे ऐसे ही लिखोगे ना रे, स्क्वायर करोगे और जी स्क्वायर सी के बराबर आ जाएगा। बोल दो रे, बोल दो। यस सर। ओके आगे बढ़े? कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट? चलो, तो अब और क्या हो सकता है? लगाओ यार, खुद भी तो बनाओ, दिमाग अपना लगाओ। सर्कल एक्स एक्स पे आ जाए, एक्स एक्सिस पे आ जाए। जब दोनों से टच हो कल एक साथ दोनों से एक touch साथ। इफ सर्कल दोनों से टच तो कर दे, आर चलो। एच कॉमा दोनों से ही। टचेस एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ टच करेगा, तो भाई कैसे बनेगा भाई? ये सब तुम्हारे स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो क्वेश्चन है। सर ये एच ये इक्वल इस टू के। ये केस बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें कहाँ अच्छे से मिलेंगे? आरडी में। तो बेटा अगर तुम आज जब आरडी करोगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। करो फटाफट आरडी खत्म करो, जो नहीं आए वो कल ही डाउट पूछ के खत्म कर देना कल मॉर्निंग में। ओके चलो। इफ सर्कल टचेस एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ, तो भाई टच करेगा तो भाई, अब यार मेरे लिए बनाना शायद मुश्किल नहीं होगा। बन गया बन गया बन गया, ये बन गया। पर ये तो इधर भी हो सकता है ना? अरे बोलो ना। मॉड ऑफ एच इक्वल टू मॉड। नीचे भी हो सकता है रे, वो अलग अलग इसलिए बना रहा क्योंकि अलग अलग रेडियस का भी तो हो सकता है ना। फंस गया? नहीं 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 फंसा। ये लो, इस टाइप के किसी में भी जा सकते हैं ना क्वाड्रेंट में। पर एक चीज तो तय है, अगर अपन पहले क्वाड्रेंट का ही देखें तो एच और इक्वल टू के मेरे ख्याल से दोनों बराबर ही होंगे ना। यस सर। और दोनों यस के सर। मॉड किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा। आर के बराबर। मतलब तुम्हें सिर्फ एक ही अननोन है ना अब तो? हाँ हाँ। ठीक हाँ है, सर। मतलब मॉड जी इक्वल्स टू मॉड एफ तो होगा ही होगा। चलो ये हो गया, आगे बढ़े। और इक्वेशन कैसी बनेगी बताओ? इक्वेशन कैसी बनेगी इन सर्कल की? x प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर, y प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बोलो ऐसी इक्वेशन ही बनेगी ना? प्लस माइनस क्यों लिखा, ये समझ में आया? हाँ क्वाड्रेंट के हिसाब से। यस सर। क्योंकि क्वाड्रेंट किसी में भी जा सकता है वो। और रेडियस मतलब कितने अननोन, सिर्फ तुम्हें क्या चाहिए?
सिर्फ तुम्हें क्या चाहिए अगर दोनों सर्कल एक्स वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो चाहिए रेडियस। पर ऐसे अपने पास ऑप्शंस रहेंगे 4 क्योंकि चारों क्वाड्रेंट में जा सकता है एक पर्टिकुलर यूनिक रेडियस के अकॉर्डिंगली 4 सर्कल पॉसिबल हो जाएंगे। एनी डाउट? एनी डाउट? आखिरी, इफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, अब बताओ अगर सर्कल ओरिजिन से पास हो जाए, अब सर्कल ओरिजिन से पास हो गया इसका मतलब क्या है भाई? 1.0,0। हाँ, अगर सर्कल हमारा हो गया, यस, अगर सर्कल हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है तो अब इस डेटा को कैसे यूज करेंगे? ये मेरा अगर एच के है तो यही मेरा आर होगा ना? जवाब दो। ये भी आर होगा। तुमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी कि ये कॉर्ड है, कॉर्ड से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है। क्या कुछ याद है किसी यस को? सर। यस धुंधला धुंधला सा याद हो Yes, तो ये sir. भी मेरा एच होगा, ये भी मेरा एच होगा क्योंकि ये एच होता है, ये के होता है, इधर वाला भी मेरा एच ही होगा। तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है। क्या तुम्हें दिखाई दिया कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर ही होना चाहिए इसमें? अरे बोलो, जल्दी से बोलो। और यही एच के को फिर अगर अपन उसमें जीएफसी वगैरह में रखोगे तो जनरल इक्वेशन में हम बोल सकते हैं सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन का कांस्टेंट कितना होना चाहिए जैसे स्ट्रेट लाइन में होता था? कांस्टेंट हो सकता है क्या उसमें? नहीं। पासिंग थ्रू ओरिजिन में सी कितना हो जाएगा? अंडा। सी अंडा हो जाएगा। कोई भी सर्कल अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो 0,0 सेटिस्फाई करेगा ना? हाँ। अरे बोलो रे। हाँ। तो सी कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 में एक्स और वाई को 0 रखोगे तो क्या मिलेगा? C = 0। c इक्वल टू 0 होगा। तो कांस्टेंट टर्म होती है क्या अपनी सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन? नहीं, नो कांस्टेंट टर्म, कभी भी कांस्टेंट टर्म नहीं हो सकती है टर्म। अरे बोलो, समझ आया? यस सर। ये हो गए। अब उसके बाद ये तो हो गया अपना बेसिक, हमारा एनसीईआरटी का सर्कल खत्म हो गया है। बस एक आध चीज जैसे और उसमें क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जैसे तुम्हें आप पूछ सकते हैं, स्कूल वाले नोट करके तुम लिख सकते हो, दैट लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या बोलते हैं? डायमीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज नथिंग बट डायमीटर, डायमीटर। मतलब वो डायमीटर का ही दिया हुआ है। ये हो गया। दूसरा, अगर तुम्हें कोई भी, तुम्हें रैंडम क्वेश्चंस बताते जा रहा हूं कैसे बन सकते हैं जब तुम एनसीईआरटी आरडी करोगे। तुम्हें सेंटर दे दिया है, तुम्हें सेंटर दे दिया है और कोई भी एक पॉइंट दे दिया है, तो क्या तुम सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हो? मैं तो निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? सेंटर तो गिवन है, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या तुम रेडियस निकाल सकते हो? Yes, sir. यस सर। तो डिस्टेंस आ गया तो अब तो निकल जाएगा ना, रेडियस भी अपने पास गिवन है। हो गया, ये बन गया क्वेश्चन। अरे समझ आ रहा है कि नहीं? यस। या दूसरा एक और नोट ऐसे ही, और क्या पूछ सकते हैं? और क्या पूछ सकते हैं? एक और नोट, 2 डायमीटर इक्वेशंस गिवन, तो तुम क्या निकाल सकते हो अगर ऐसा गिवन दे दे तो? POI will be what? सेंटर। अरे बोलो, ये नोट समझ आता है? हाँ। यस सर। ये सर्कल बना के बताऊं? बोल दो रे। नो। ये लो, अगर वो डायमीटर है तो POI को सेंटर होना पड़ेगा, वरना वो डायमीटर नहीं होगा, वरना वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड नहीं होगी। बोलो बेटा, हो जाएगा? तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो क्रैक कर लोगे ना? इनडायरेक्ट वे में सेंटर रेडियस देंगे, तुम्हें निकालना पड़ेगा सेंटर और रेडियस।
समझ आ गया बेटा? अगर 10th क्लास का भी तुम्हें वो आता है पॉइंट तो भी तुम कर सकते हो इन टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चंस। तो बोलो अब करोगे क्वेश्चंस? बोलो, अरे बोलो रे। यस सर। चलो तो तुम खत्म करना। तो आज तुम किस चीज को क्वेश्चन ऑफ द डे बोलोगे, या कॉन्सेप्ट ऑफ द डे भी बोल सकते हो? आज कॉन्सेप्ट्स अच्छी पढ़ी है अपन ने, क्या लगता है पूरे टॉपिक में? मैंने तो सोचा हुआ है। सर तो सब पहले पढ़ा। सवाल है इक्वेशन के लोकस कॉन्सेप्ट। सर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थर्ड वाला जो पढ़ा ना वो। ठीक है, अब मैं बोलूंगा इसको मेरे अकॉर्डिंग लॉजिकली जो सबसे ठीक ठाक चीज थी पूरे पार्ट में, जिसमें कुछ तो ऐसी चीज थी, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, इट्स ओके, इट्स गुड। बट हाँ, जब सिलेक्ट करने की बारी आए तो हम किसी एक ही चीज को क्वेश्चन ऑफ द डे बोल सकते हैं या कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। तो हम इसको बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, COT, नॉट मेथड 1 बट मेथड नंबर 2 जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। एंड यस, इसकी सभी इतनी सारी मेथड्स थी, ये भी एक लॉजिक था, ये भी एक सोचने वाली चीजें थी। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे पे अगर अपन जाते हैं, आज कम ही थे ना एक्चुअली, बिल्कुल बेसिक, इसलिए हम क्वेश्चन ऑफ द डे किसी को बोल नहीं सकते हैं, बट अगर बोलना ही होगा तो फिर इसको बोल सकते हैं अपन क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके, बाकी तो कुछ था ही नहीं, तुम अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो जो तुम्हें सबसे अच्छा लगा हो। ऑलराइट, तो कैन वी वाइंड अप नाउ? Today's session of NCERT of Circle is over. कल से हम क्वेश्चंस, थ्योरी, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी भी NCERT के कुछ कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बाकी अपन करेंगे ना अभी तो, पर बेसिक थ्योरी पूरी खत्म हो गई है। समझ आया? अरे बोलो, सबको समझ आया? ओके, तो हम यही वाइंड अप करते हैं अब आज की क्लास को। धन्यवाद। Thank you. कल सुबह होगी क्लास, ठीक है? कल 9 to 2 है, पता है ना सबको? सर 92 या फिर 9 to 12:30? 9 to 2 है कल क्लास, सबको पता है ना? हाँ सर ऑफलाइन ऑफलाइन भी चलेगा, यू कैन कम फॉर ऑफलाइन ऑल्सो 9 to 2। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू।